नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर भुमरे पीएम, सहायक प्राध्यापक। विभिन्न भाषा शास्त्रियों द्वारा भाषा के वैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसकी भाषा निश्चित करने का प्रयास किया है। इनमें भारतीय एवं पाश्चात्य, प्राचीन एवं आधुनिक सभी वर्गों के विद्वान आते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा भाषा की परिभाषाएं हमें देखना है। भाषा मानव का अर्जित संस्कार है जिसे वह जन्म से प्राप्त नहीं करता। मानव जिस समुदाय में रहता है उसी से भाषा को अर्जित करता है। उदाहरण के रूप में यदि बच्चे का जन्म तमिल भाषा भाषी परिवार में हुआ है लेकिन उसका लालन पालन पंजाबी परिवार में होता है तो वह बच्चा बड़ा होकर पंजाबी भाषा को ही अर्जित करेगा। भाषा मानव जाति के लिए नितांत आवश्यक है। बिना भाषा के मानव समुदाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वस्तुतः भाषा के कारण ही मानव समाज का निर्माण हुआ है। तो ये भाषा किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। भाषा शब्द संस्कृत की भाष्य धातु से उत्पन्न हुआ है जिसका प्रयोग बोलने के लिए होता है। पाणिनि द्वारा कृत अष्टाध्यायी में जो ग्रंथ लिखा है, इस ग्रंथ में महाभाष्य के अंतर्गत भाषा उसे कहा गया है जिसमें वर्णों द्वारा जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है वही भाषा है। लेकिन पशु पक्षियों के पास भी अभिव्यक्ति के साधन है। एक चींटी दूसरी चींटी को भोजन की सूचना देती है और शीघ्र ही वे भोजन के स्थान पर एकत्रित हो जाती है। मधुमक्खियाँ भी सांकेतिक भाषा के माध्यम से एक दूसरे को अनेक प्रकार की सूचनाएं देती रहती है। डॉल्फिन की भाषा का भी विशेष महत्व है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों की भाषा की चर्चा भी की जाती है। इस संदर्भ में काफ़ी शोध हुआ है और हो भी रहा है, परंतु यहाँ भाषा से हमारा अभिप्राय केवल मानव जाति की भाषा से ही है। भाषा विज्ञान में भाषा का अर्थ मानव द्वारा उच्चारित ध्वनि संकेतों से है। अलग अलग समुदाय के ध्वनि संकेत अलग अलग होते हैं। मानव द्वारा विचार विनिमय के लिए 3 साधनों का प्रयोग किया जाता है। वह निम्नलिखित है, जिसमें पहला स्पर्श संकेत, दूसरा दृष्टि संकेत और तीसरा श्रव्य संकेत। चोर अंधकार में एक दूसरे को छूकर या हाथ दबाकर अपने भाव व्यक्त करते हैं। प्रेमी प्रेमिका, माता पिता या गुरुजनों के होते हुए भी आँखों के इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। लेकिन सामान्य बातचीत में हम श्रव्य संकेतों का प्रयोग करते हैं। वक्ता अपनी बात बोलकर कहता है और श्रोता उसे सुनकर भाव ग्रहण करता है। अतः भाषा से हमारा अभिप्राय श्रव्य संकेतों से है जिनका प्रयोग हम परस्पर विचार विनिमय के लिए करते हैं। भाषा के अर्थ तथा स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए भाषा की कतिपय परिभाषाओं पर विचार करना आवश्यक है। भाषा की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने भाषा की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है। कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं निम्नलिखित है। भर्तृहरि के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को समझाता है तथा दूसरों के विचार समझता है। दूसरे विचारवंत है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे भाषा कहते हैं। सक्सेना जी ने मनुष्य के आपसी परस्पर व्यवहार को महत्व दिया है और जो आपसी विचार विमर्श करने के लिए जो ध्वनि चिन्ह प्रतीक हम जो जिसका उपयोग करते हैं वही भाषा है, ऐसा वे कहते हैं। भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध विचारवंत डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित मूलतः प्राय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का
आदान प्रदान करते हैं। सुकुमार सेन के शब्दों में अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। इसी प्रकार आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। सुमित्रानंदन पंत के शब्दों में हम कहें तो भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्त पाती है। पाश्चिमात्य विचारवंतों में प्लेटो के अनुसार जब कोई विचार ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होता है तो उसे भाषा कहते हैं। दूसरे पाश्चिमात्य विचारवंत इस प्रकार कहते हैं कि हेनरी स्वीट के अनुसार जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें भाषा कहते हैं। प्लेटो भाषा उसे कहते हैं कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत है और वही शब्द जब ध्वन्यात्मक होकर ओठों पर प्रकट होते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के माध्यम से हम उसमें से कुछ बिंदु निकाल सकते हैं, जैसे कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है, अर्थात इसे समाज में रहकर ही हम इसे सीख सकते हैं, बोल सकते हैं और इसका व्यवहार में उपयोग कर सकते हैं। भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था होती है, साथ ही साथ यह ध्वनि प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। प्रत्येक भाषा ध्वनि प्रतीक अन्य भाषा से कुछ अलग होते हैं। यह ध्वनि प्रतीक एक अपने साथ निश्चित अर्थ लेते हैं, यानी कि सार्थक अभिव्यक्ति उनमें होती है। भाषा का उच्चारित रूप अधिक महत्व रखता है और लिखित रूप यह गौण होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से किसी समाज के लोग परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के कुछ प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित बताए हैं। ये जो हमने परिभाषाएं देखी है, उस परिभाषाओं के माध्यम से भाषा का स्वरूप, भाषा की विशेषताएं या प्रवृत्तियां, हम उनमें से कुछ प्रवृत्तियां निम्नलिखित बताए जा सकते हैं। जिसमें पहली जो विशेषता है वह है यादृच्छिकता। यादृच्छिकता का अर्थ होता है जैसी इच्छा हो या जैसा माना जाए। इसका अर्थ यह है कि मानव की जैसी इच्छा हुई वैसा उसने शब्द का निर्माण कर लिया। उदाहरण के लिए हिंदी में जिसे पानी कहते हैं, अंग्रेजी में उसे वाटर तथा फारसी में उसे आब कहते हैं। यह भिन्नता ही यादृच्छिकता है। इसी प्रकार पद क्रम भी अलग अलग भाषाओं में अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए हिंदी में राम ने रावण को मारा और अंग्रेजी में राम किल्ड रावणा कहते हैं। स्पष्ट है, हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रियापद इसका क्रम होता है, जबकि अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया और कर्म इस प्रकार की पद क्रम होता है। यह क्रम अलग अलग क्यों है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। इसी को हम भाषा की यादृच्छिकता कहते हैं। दूसरी विशेषता है परिवर्तनशीलता। भाषा हमेशा परिवर्तनशील होती है। 1000 साल पहले जो भाषाएं थी उसमें दिन ब दिन कालानुरूप परिवर्तन आया है, यानी कि परिवर्तनशीलता यह एक महत्वपूर्ण गुण या विशेषता भाषा का होता है। यह परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है कि लक्षित नहीं होता। काफ़ी समय बीत जाने पर हम इस परिवर्तन को जान पाते हैं। इस संदर्भ में हम संस्कृत के कर्म शब्द का उदाहरण ले सकते हैं, जो प्राकृत में कम बन गया तथा हिंदी में काम हो गया। मेघ से
मेह, दधी से दही, दुग्ध से दूध, आदमी, इस प्रकार के शब्द इसमें परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन के उदाहरण आदि हम इसमें बताए जा सकते हैं। वस्तुतः काफ़ी वर्षों के बाद भाषा में भी बहुत कुछ बदलाव आ जाता है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और खड़ी बोली विकास क्रम इसी परिवर्तनशीलता का परिणाम है। तीसरी विशेषता है सृजनात्मकता। प्रत्येक भाषा में शब्द और उनके रूप सीमित होते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर हम नए नए शब्दों और वाक्यों का सृजन करते रहते हैं। हम प्रतिदिन अनेक प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनके अर्थ को ग्रहण करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती, भले ही वह वाक्य पहले हमने न सुना हो। यह सब सृजनात्मकता का ही परिणाम होता है। साहित्य जगत में यह सृजनात्मकता काफ़ी देखी जा सकती है। जैसे मेरी इच्छा का दीपक बुझ गया, प्रतीकों तथा संकेतों के माध्यम से हम शब्दों तथा वाक्यों को नए अर्थ प्रदान करते हैं। यही सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता के कारण नए शब्दों का निर्माण भी होता है और पुराने प्रचलित शब्द नए अर्थ भी प्रदान करते हैं। उसके बाद चौथी विशेषता है ध्वनि व्यवस्था। भाषा का व्यवहार वक्ता तथा श्रोता के बीच होता है। इसके लिए ध्वनियों की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि वक्ता और श्रोता दोनों उन ध्वनियों से परिचित हो। यह तभी संभव है जब वक्ता तथा श्रोता समान भाषिक संस्कारों में पले हो। वक्ता तथा श्रोता के मानसिक स्तर में समानता हो तो संप्रेषण अधिक सफल होता है। इसके बाद पांचवी विशेषता है अनुकरणात्मकता। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, वह स्वतः कभी नहीं आती। अनुकरण मानव मन की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मानव बाल्यावस्था से युवावस्था तक वेशभूषा, बोलचाल आदि में एक दूसरे का अनुकरण करता है। अनुकरण की यह प्रवृत्ति बाल्यावस्था में सर्वाधिक होती है। बच्चा परिवार में अपने से बड़ों द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का अनुकरण करता हुआ भाषा सीखता है। उसके बाद 6 नंबर की विशेषता है भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। भाषा एक सामाजिक वस्तु है क्योंकि अर्थात भाषा को समाज में रहकर ही सीख सकते हैं। भाषा की उत्पत्ति समाज से ही होती है और समाज में ही उसका विकास होता है। जन्म लेने के बाद शिशु का लालन पालन जिस समाज में होता है उसी समाज की भाषा को वह बच्चा सीखता है। कई बार बच्चे को 2 समाज या वातावरण मिलते हैं जिससे वह 2 भाषाएं सीख जाता है। उदाहरण के रूप में यदि किसी बच्चे का जन्म गांव में हुआ है और गांव में ही वह रहता है तो गांव की भाषा सीख जाता है, और बाद में जब वह बच्चा किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता है तो वह वहाँ की भाषा भी सीख जाता है। उसके बाद 7वीं विशेषता है भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा को हम अपने प्रयास के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर हम सीख सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं। भले ही हमारी मातृभाषा अलग हो, लेकिन हम विश्व की किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यह अपनी पैतृक संपत्ति है, क्योंकि माता पिता के द्वारा हमें यह एक वारिस के रूप में यह भाषा भी मिलती है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। इसका कारण यह है कि जन्म लेते ही कोई बच्चा भाषा नहीं सीख जाता। जन्म लेने के बाद बच्चे को भाषा सीखनी पड़ती है। बच्चा जिस समाज में रहता है, अनुकरण और अभ्यास के माध्यम से उस समाज की भाषा को सीख जाता है। अतः स्पष्ट है कि भाषा हमें स्वतः प्राप्त नहीं होती, उसे सीखना पड़ता है। भाषा जन्मजात नहीं, यह अर्जित संपत्ति है। उसके बाद 8वीं विशेषता है भाषा एक परंपरागत वस्तु है, क्योंकि भाषा एक, इसका कारण यह है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में उस भाषा का प्रचार एवं प्रसार परंपरा से चला आ रहा है। जो भाषा बच्चा सीखता है वो उसके पिता, दादा, परदादा के काल से चली आ रही है। इसी प्रकार किसी समाज विशेष में भाषा परदादा से दादा
दादा से पिता व पिता से पुत्रों की ओर परंपरागत रूप से बढ़ती रहती है। उपर्युक्त परिभाषाओं एवं अभिलक्षणों के आधार पर कहा जा सकता है कि भाषा उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी समाज के लोग परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा मानव की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित रूप में और भी हमें कुछ दिखाई देते हैं, जिसमें मानव मुख से निसृत भाषा मानव मुख से निकलती है। पशु पक्षियों की बोलियों अंगादि द्वारा भाव प्रकाशन तथा निरर्थक ध्वनि समूहों को भाषा नहीं कहा जा सकता। अतः मानव मुख से निकलने वाले ध्वनि संकेतों की समष्टि अथवा व्यवस्था को भाषा कहा जाता है। पूर्ण निर्धारित अर्थ भाषा के अंतर्गत आने वाली ध्वनि का अर्थ परंपरागत होता है। उदाहरण के लिए काम शब्द को ही लेते हैं। संस्कृत और हिंदी में इस शब्द का अर्थ एक निश्चित रूप में स्वीकृत है, कार्य अथवा इच्छा, परंतु अंग्रेजी में यह ध्वनि काम एक भिन्न अर्थ CALM शांत की प्रतीति कराती है। स्पष्ट है कि काम शब्द का अर्थ यौरत परंपरा के अनुसार ही ग्रहित होता है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। पहले व्यक्तियों का विचार था कि भाषा वियोगावस्था से संयोगावस्था की ओर जाती है। कुछ व्यक्तियों का विचार था कि भाषा दोनों परिस्थितियों से होकर गुजरती है, परंतु अब दोनों ही विचारों में कोई तथ्य नहीं रह गया है। भाषा वस्तुतः संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। वियोग से तात्पर्य है विघटित होना। जैसे मोहन खादिति से मोहन खाता है का हो जाना। अतः यह कहा जा सकता है कि संस्कृत से हिंदी वियोगात्मक हो गई है। भाषा का संबंध परंपरा से होता है। भाषा की विशेषता यह भी है कि भाषा का संबंध परंपरा से होता है। यह एक पीढ़ी द्वारा ग्रहण की जाती है। इसके मूल रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन इसमें आमूल परिवर्तन या बिल्कुल नई भाषा का सृजन एक साथ नहीं कर सकते। भाषा के सहज गुण धर्म को भाषा की प्रकृति कहते हैं। इसे ही भाषा की विशेषता या लक्षण कह सकते हैं। भाषा प्रकृति को दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। भाषा की प्रथम प्रकृति वह है जो सभी भाषाओं के लिए मान्य होती है। इसे भाषा की सर्वमान्य प्रकृति कह सकते हैं। द्वितीय प्रकृति वह है जो भाषा विशेष में पाई जाती है। इससे एक भाषा से दूसरी भाषा की भिन्नता स्पष्ट होती है। इस प्रकार भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है और भाषा सर्वव्यापक है। इस प्रकार भाषा के संदर्भ में भाषा की परिभाषाएं, भाषा का स्वरूप और भाषा की विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पर विचार किया है। इस प्रकार सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि भाषा मनोगत भाव प्रकट करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। यद्यपि आँख, सिर और हाथ आदि अंगों के संचालन से भी भाव प्रकट किए जा सकते हैं, किंतु भाषा जितनी शीघ्रता, सुगमता और स्पष्टता से भाव प्रकट करती है, उतनी सरलता से अन्य साधन नहीं। भाषा हमारी संपूर्ण अभिव्यक्ति का माध्यम है। के सभ्य असभ्य की पहचान होती है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि कोई भी विषय क्यों न हो, भाषा के बिना उसका प्रकटीकरण संभव नहीं। इसलिए हमारे शिक्षा क्रम में भाषा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण सभी देशों में स्नातक स्तर तक भाषा की शिक्षा अनिवार्य होती है। जीवन की यात्रा में भाषा ही हमारा सच्चा साथी है। हम कहीं भी यात्रा कर रहे हो, कभी भी अध्यापन कर रहे हो, कहीं भी भाषण दे रहे हो, भाषा ही हमारा सहारा बनती है। क्या घर में, क्या बाजार में, क्या एकांत में, क्या समाज में, हमें सभी जगह भाषा चाहिए। जिस राष्ट्र या जाति की अपनी भाषा नहीं, उसकी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती। जिस देश या जाति के पास अपनी समृद्ध भाषा नहीं, वह समय के दौड़ में पिछड़ जाता है। इस प्रकार भाषा के संदर्भ में यहाँ पर हमने भाषा का अर्थ यानी कि भाषा वह साधन है
जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह में जिसके द्वारा हम अपने विचार व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। आज हमने भाषा की परिभाषाएं और भाषा की विशेषताएं तथा स्वरूप के बारे में विस्तार से यहाँ पर अध्ययन किया है। धन्यवाद।